नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रुति टंडन, सहायक आचार्य समाजशास्त्र विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय से आज इस वीडियो में आपसे जाति व्यवस्था पर चर्चा करूंगी। संबोध समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर में, जिसका संबंध ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र में है, एक विशिष्ट पहचान भी रखता है। जाति व्यवस्था भारतीय समाज के लिए कोई नया नाम नहीं है। सदियों से, या यूं कहा जाए कि जब से हम इस सामाजिक संगठन की बात करते हैं, इस शब्द से हम सभी रूबरू होते ही हैं। लेकिन यह आवश्यक है कि आखिर जाति व्यवस्था क्या है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की जाए और इसी संदर्भ में आज का ये भाग एक छोटा सा प्रयास है। जाति प्रथा सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार माना जाता है। अगर इसे यूं कहा जाए कि ये ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार है, तो गलत नहीं होगा। ये सामाजिक संगठन की एक प्रमुख विशेषता रही है। शायद इसी कारण से जाति के अध्ययन के बिना हम भारतीय सामाजिक संस्थाओं के मूल रूप को नहीं समझ सकते हैं। भारत में जाति ही व्यक्ति के कार्य, परिस्थिति, उपलब्ध अवसरों और असुविधाओं को तय करती है। AR देसाई का मानना था कि जाति प्रथा गांवों में पारिवारिक और सामाजिक जीवन प्रणालियों, उनके निवास स्थानों और सांस्कृतिक प्रतिमानों को निश्चित करती है। भूस्वामित्व भी जाति पर आधारित है। अनेक कारणवश प्रशासकीय कार्यों को अधिकांशतः जाति के आधार पर बांटा गया है। जाति ने लोगों के जटिल धार्मिक और लौकिक सांस्कृतिक प्रतिमानों को भी निर्धारित किया है, और यही कारण है कि इतनी विशेषताएं होने के कारण ही जाति व्यवस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भारतीय समाज में रखती है। यह एक ओर सामाजिक संरचना को प्रकट करती है, तो दूसरी ओर व्यक्ति के आचरण को भी निश्चित करती है। ये एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, व्यवसाय, सामाजिक सेवा संबंधी प्रतिबंधों को लागू करती है। इसीलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। मजूमदार और मदान का तो ये भी कहना था कि हिंदू सामाजिक संरचना की सबसे अधिक चर्चित विशेषता जाति की संस्था है, या इसे अधिकतर जाति व्यवस्था कहा जाता है। जाति को सामाजिक संस्तरण के दूसरे रूप वर्ग से पृथक करते हुए उन्होंने लिखा कि जाति एक बंद वर्ग है। सामान्यतया व्यक्ति इसमें पैदा होता है। किसी जाति की सदस्यता अनिवार्य है, ना कि चयन का विषय, जैसा कि वर्ग सदस्यता के साथ होता है। और इन्हीं कुछ निश्चित आधारों पर जाति की पहचान स्पष्ट होती है। अब हम बात करते हैं जाति के अर्थ के बारे में। तो पहले ये जानते हैं कि आखिर इस शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो जाति शब्द अंग्रेजी शब्द कास्ट का हिंदी रूपांतर है। इसका पहला उपयोग 1665 ईस्वी में ग्रेसिया डी ओरेटा ने किया। उनके शब्दों में, लोग अपने पैतृक व्यवसाय को परिवर्तित नहीं करते हैं। इस प्रकार जूते बनाने वाले लोग एक ही प्रकार यानी जाति के हैं। इसी अर्थ में अबे डुबायस ने इसे प्रयुक्त किया है। उनका मत है कि कास्ट शब्द यूरोप में किसी कबीले और वर्ग को व्यक्त करने के लिए उपयोग में किया जाता है। AR वाडिया का मत है कि कास्ट शब्द लैटिन भाषा के कास्टस से मिलता जुलता है, जिसका अर्थ विशुद्ध प्रजाति या नस्ल से होता है। इसीलिए कुछ लोग इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कास्टा से मानते हैं, जिसका अर्थ प्रजातीय तत्व, नस्ल अथवा पैतृक गुणों से संपूर्ण है। हिंदी का जाति शब्द संस्कृत भाषा की जन धातु से बना है।
जिसका अर्थ उत्पन्न होना व उत्पन्न करना है। इस दृष्टिकोण से जाति का अभिप्राय जन्म से समान गुण वाली वस्तुओं से है। इतने विशिष्ट अर्थ होने के बावजूद भी ध्यान देने की बात यह है कि समाजशास्त्र में जाति शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थों में किया जाता है। और किस प्रकार से किया जाता है, इसके लिए हम कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कूले के अनुसार इसकी परिभाषा की। कूले के अनुसार जब कोई भी वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रमण पर आधारित हो जाता है तो वह जाति कहलाता है, यानी कि यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। मजूमदार और मदान के अनुसार जाति एक बंध वर्ग है। केतकर कहते हैं कि जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी दो विशेषताएं हैं। पहली, सदस्यता उन्हीं लोगों तक सीमित होती है जो इस समूह में जन्म लेते हैं, और दूसरी, सदस्यों को एक कठोर सामाजिक नियम द्वारा समूह से बाहर विवाह करने की मनाही होती है। यानी ये कुछ निश्चित विशेषताएं हैं जिनके आधार पर ही इसकी पहचान बनती है, और इसी कारण से जाति व्यवस्था को समाजशास्त्र में विशेष स्थान दिया गया है। अब हम बात करते हैं जाति व्यवस्था की कुछ विशेषताओं की। जाति व्यवस्था के दो पक्ष होते हैं, संरचनात्मक और सांस्कृतिक, और विद्वानों ने इसके लक्षणों का उल्लेख अपने अपने ढंग से अनेक प्रकार से किया है। अगर हम विशेष रूप से बात करें जी.एस. घुरिये के अनुसार, तो उन्होंने निम्न लक्षणों की बात करी है। वो सबसे पहले कहते हैं कि जाति व्यवस्था के द्वारा समाज का खंडात्मक विभाजन होता है। जी हाँ, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। भारतीय जाति प्रथा ने हिंदू समाज को छोटे खंडों में विभाजित कर दिया है। प्रत्येक खंड सदस्यों के पद, परिस्थिति और कार्यों को तय करता है। जी हाँ, हर सदस्य का पद, परिस्थिति और कार्य में उसकी जाति व्यवस्था की पहचान प्रारंभ से रही है। हालांकि वर्तमान संदर्भ में इसमें शिथिलता आई है, लेकिन जब हम विशेषताओं की बात करते हैं और जब हम जी.एस. घुरिये द्वारा दी गई विशेष विशेषताओं की बात करेंगे तो इसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया है। जाति प्रधान समाज में सदस्यों की सामुदायिक भावना संपूर्ण समाज के बजाय अपनी जाति तक ही सीमित होती है। जाति के नैतिक नियमों का पालन करना व्यक्ति अपना कर्तव्य समझता है, और ऐसा ना करने पर जाति पंचायत उसे दंड देती है। अगली विशेषता पर प्रकाश डालते हुए घुरिये ने कहा, संस्तरण। जाति प्रथा में ऊंच नीच का एक संस्तरण अथवा उतार चढ़ाव पाया जाता है। समाज में प्रत्येक जाति की एक निश्चित सामाजिक स्थिति पाई जाती है। इस व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर हैं और उसके बाद क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को स्थान दिया गया है। इस संस्तरण में जातियों का ऊपर अथवा नीचे गमन करना साधारणतया असंभव सा प्रतीत होता है। बात करें भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध की, तो जाति व्यवस्था में भोजन और सामाजिक सहवास संबंधी नियम पाए जाते हैं। भोजन दो प्रकार का होता है, कच्चा और पक्का। कच्चा भोजन एक व्यक्ति अपने से ऊंची व अपनी जाति के सदस्यों के हाथ का बना होने पर ही ग्रहण करता है, जबकि पक्का भोजन अपने समकक्ष अथवा अपने से नीची जातियों के हाथ का भी ग्रहण कर सकता है, किंतु अछूत अथवा शूद्र जातियों का नहीं। एक व्यक्ति किस जाति के लोगों के यहाँ पानी पीता है, भोजन करता है, इससे संबंधित जातीय नियम भी बने हुए हैं। बात करें परंपरागत व्यवसाय की, तो प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय भी होता है या देखने को हमें मिलता है। प्रत्येक जाति का जो व्यवसाय है उसी से उस जाति के व्यवसाय का जुड़ाव होता है। जैसे लोहार लोहे के कार्य से संबंधित होता है, सुथार लकड़ी के कार्य से, सुनार सोने चांदी के कार्य से, ब्राह्मण पूजा पाठ के कार्य से,
नाई बाल काटने के कार्य से। तो इस प्रकार से प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय जो उन्हें प्राप्त होता है वह उन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है। हालांकि वर्तमान समय में जाति और व्यवसाय के पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन हुआ है और एक जाति अनेक व्यवसायों में अथवा अनेक जातियों का एक व्यवसाय में देखने को हमें मिलता है। बात करें विवाह संबंधी प्रतिबंधों की, तो प्रत्येक जाति के विवाह संबंधी नियम निश्चित होते हैं। जातियां अनेक उपजातियों में बटी हुई हैं। प्रत्येक उपजाति अपने ही समूह में विवाह करती है। दूसरी जातियों में विवाह करने की उसे छूट नहीं होती है और ऐसा करने पर कई बार जाति से बहिष्कृत भी कर दिया जाता है। इस प्रकार से जाति अंतर्विवाह ही जाति प्रथा का सार तत्व कहलाता है। बात करें जन्म पर आधारित की, तो जाति, एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वह जीवन पर्यंत उसी का सदस्य बना रहता है और वह जीवन काल में इसे नहीं बदल सकता है। बात करें सामाजिक और धार्मिक योग्यताएं और विशेषाधिकार की, तो जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति की कुछ विशेषाधिकार अथवा निर्योग्यताएं उसे प्राप्त होती हैं। उच्च जातियां अनेक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विशेषाधिकारों का उपभोग करती हैं। निम्न जातियों को कुछ सुविधाओं से वंचित किया गया है। इसीलिए इस प्रकार का वर्गीकरण हम समाज में देखते हैं, जो जाति व्यवस्था के रूप में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार से जाति व्यवस्था भारतीय समाज में एक अपनी निश्चित पहचान रखती है, जिसके अपने गुण और दोष हैं और विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न विशेषताओं के आधार पर इसका वर्गीकरण किया है, लेकिन सभी ने इसके अस्तित्व को स्वीकारा है। हालांकि समय के परिवर्तन के साथ ही साथ इसमें परिवर्तन हुआ है, परंतु आज भी इसके अस्तित्व को देखा जा सकता है। इस वीडियो में हमने बात करी जाति व्यवस्था के अर्थ, उसकी परिभाषा और विशेषताओं की। अगले क्रम में हम बात करेंगे इसके पक्ष, विपक्ष और होने वाले परिवर्तनों के बारे में।